जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों इसके पहले हम सब कवर कर रहे थे जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23। अब लेकिन उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ है उसको भी हम सब कवर कर रहे हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों जो आपका 2011 में पेपर हुआ था सीटेट, उसको 2012 में, 2013 में, इन सबको कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज जो हम सब कवर करेंगे वह आपका पेपर है 2014 का। 2014 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 सितंबर को। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब कवर करेंगे वह कवर करेंगे ईबीएस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों, और दोस्तों उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इस चैनल पे डेली उपलब्ध कराया जाएगा। और उसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण में दोस्तों टोटल 30 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर आपके रहते हैं विषय वस्तु से, 15 नंबर आपके रहते हैं शिक्षण से। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। दोस्तों कहने का यहाँ पे तात्पर्य, जो हम खेल खेलते हैं दोस्तों, इसके शिक्षण प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो पहला जो ऑप्शन है, कह रहे विभिन्न खेलों के लिए खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने के लिए उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। या फिर डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका सबसे राइट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर हम बालक को विद्यालय में बैठा के खेल के बारे में बताएं तो नहीं समझ पाएगा, उसे हम चित्र दिखा के समझाएं तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम जब बच्चों के लेके खेल के मैदान में जाएंगे और खेल के मैदान में जिसके बच्चे के जिसमें रुचि होगी, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेलेंगे, कुछ बच्चे हॉकी खेलेंगे, जिस बच्चे की जिसमें रुचि रहेगी उसको वह खेल खिलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। दोस्तों किस क्लास में? कक्षा 3 में। क्या पढ़ा रही है? हमारे दोस्त पक्षी। तो जो पहला ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, या फिर दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका विवरण करना। या फिर तीसरा होना चाहिए दोस्तों, तीसरा शिक्षार्थियों को नज़दीक पार्क में ले जाना और उनसे पक्षी को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो आगे जो पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। या फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। या फिर शिक्षार्थियों में तर्क का विकास करना। या फिर अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। दोस्तों इसमें जो नलिनी प्रयोग कर रही है दोस्तों, वह कर रही है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दोस्तों जो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी हैं उनको जो आवश्यकताएं हैं दोस्तों, उनको पूरा करने के लिए, जैसे हम चार्ट बना के बताएं, पक्षियों को वृत्त में दिखाना, यह सब दोस्तों, इससे जो है उनकी बुद्धि का विकास होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। दोस्तों पहला जो क्रियाकलाप है, कह रहे हैं प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा जो ऑप्शन है वन संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। या फिर तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों
तीसरा जो पॉइंट है कह रहे हैं वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा जो कह रहे हैं दोस्तों, शिक्षार्थियों की कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों का कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा। दोस्तों इसमें कम की बात करें, कौन सा ऐसा है जो सबसे कम प्रभावित होगा, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, दूसरा कम प्रभावित होगा, तीसरा या फिर चौथा या फिर पहला। तो इसमें जो सबसे कम प्रभावित होगा दोस्तों वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। क्योंकि दोस्तों अभी जब बालक को आप वन रिसर्चर बाद भी प्रतियोगिता का आयोजन करिए, अभी उसके लिए प्रभावित है, तीसरा भी यहाँ, लेकिन जिसे कटी हुई लकड़ियों का भंडारण दिखाएंगे ये सबसे कम प्रभावित होगा। तो अब देखिए दोस्तों, सीटेड एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको जो विकल्प दिए रहते हैं, विकल्प आपको ऐसा लगेगा सभी विकल्प सही हैं, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा सही है तो उसको आपको बताना। जैसे गलत पूछ ले तो ऐसा भी लगेगा सभी गलत है, लेकिन उसमें कौन सबसे ज़्यादा गलत है उसको आपको इंडिकेट करना है। तो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी सही है तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है दोस्तों। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य और खाली जगह के सुधार करना है दोस्तों। एक बच्ची है आंचल, वो अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन पड़ताल करती है दोस्तों और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के उद्देश्य को क्या सुधार करना चाहती है दोस्तों। ऑप्शन पहला है संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में या फिर अवलोकन कौशलों में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जब हम गहन कोई चीज़ काम करते हैं, गहन जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें चिंतन और कौशल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस पर हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि कौन सा सही होगा या सही होगा कि नहीं होगा, और कोई वर्ड लिखा है तो क्यों लिखा है उसके बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर चिंतन करेंगे, तभी तो हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, क्या समाप्त हो जाए दोस्तों, करें पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है उसको आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या फिर बी ऑप्शन है यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या फिर डी ऑप्शन है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। उसने प्रकरण के बारे में पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। अब इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों वही कह रहा था कि अभी मान लीजिए कोई अपनी भाषा में समझिए, कोई टीचर है कोई चीज़ पढ़ा दिया, जब संपूर्ण पढ़ा दिया फिर उसके बाद कोई आपका टेस्ट ले या फिर आपको जानना चाहे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप जब वह चेक करें तो उसको आप मतलब काफ़ी बच्चे ऐसा लगे जो वह चीज़ नहीं जानते हैं। तो इसमें गलती किसकी है, गलती टीचर की है, बालक की है या किसकी है। इसमें जो गलतियां सारे और जो ऑप्शन दिए गए थे जैसे शिक्षार्थियों को बता रहे हैं और शिक्षार्थियों की ही मतलब कि इसमें जो ऑप्शन डी है उसमें कह रहे हैं उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको कभी भी बालक को गलत नहीं दिखाना है। अगर कोई चीज़ बालक नहीं सीख पाया तो उसमें गलती किसकी है, गलती विद्यालय की हो सकती है, गलती पढ़ाने के तरीका में हो सकता है, गलती टीचर की हो सकती है, लेकिन एक लोग की गलती कभी नहीं होगी, किसकी है, बालक की गलती कभी नहीं होगी। इसलिए ऐसे विकल्प में बालक को आपको गलत कभी नहीं दिखाना है कि जैसे पहला ऑप्शन था शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, तो यह ऐसा नहीं हो सकता। उसका स्तर सही था लेकिन जो टीचर था उसका पढ़ाने का तरीका सही नहीं था, पढ़ाने की पद्धति सही नहीं थी, जिससे बालक नहीं सीख पाए। ऐसे विकल्प को आपको चुनना है जिसमें टीचर को गलत या फिर पढ़ाने के तरीका को गलत या फिर स्कूल को गलत दिखाया गया हो, जिसमें बालक को सही दिखाया गया हो। उस विकल्प को आप सबके लिए हर समय पॉजिटिव रहेगा।
इनसे भी कोई क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में 99 बच्चे पास हो गए, ये बच्चे फेल हो गए, लेकिन तब भी दोस्तों गलती किसकी है? गलती उसमें टीचर की है, स्कूल की है और पढ़ाने का तरीका की है, जो कि सही से नहीं पढ़ाएं, इसलिए एक बच्चा फेल हो गया। अब ऐसा नहीं कि 99 बच्चे पास तो हुए, एक ही बच्चा फेल हुआ, हम क्यों उसको ऐसा कहें? लेकिन नहीं, ये गलत है दोस्तों। एक बालक तो फेल तो हुआ ना, इसलिए गलती उसमें किसके निकलेगी? गलती टीचर के निकलेगी, पढ़ाने के तरीका को निकलेगी। आप ऐसे विकल्प को हर समय पॉजिटिव रखिए कि जिसमें विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया गया हो। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 5 की परिवार अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको दोस्तों? किस पे? सर्वेक्षण और लेखन। पहला जो ऑप्शन है, कह रहे शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और वे चीज़ों को खोजें और सीखें। बी ऑप्शन है, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की मदद करना। या फिर सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। या फिर डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और वे चीज़ों को खोजें और सीखें। दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम बालक को अन्वेषण के माध्यम से सिखाएं, वो खुद से खोज के प्रयास करके सीखें, तो वह बालक बहुत अच्छे से सीखता है और उसको दिमाग में काफ़ी दिन तक वो स्टोर भी रहता है। कोई चीज़ जब हम जबरी शिक्षा देंगे तो वह बालक नहीं सीख पाता, लेकिन जब वह खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, तो उसके दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। वही करें कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें ईवीएस संक्षेपण खाली जगह अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज या फिर इन्वायरमेंटल स्किल। तो ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। क्या प्रयुक्त होता है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है संक्षेपण में अर्थ शामिल होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दोस्तों। किसके सापेक्ष में? दिल्ली के सापेक्ष में। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में, और सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, और डी ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो आपका शिमला है दोस्तों वह उत्तर में स्थित है, और जो दिल्ली के सापेक्ष, और जो भोपाल है दोस्तों वह आपका दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर परिवार अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं दोस्तों? इसमें नहीं पूछा है। प्राथमिक स्तर पर पहला ऑप्शन जो है, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक और प्रेरित करना चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक और प्रेरित करना चाहिए। फिर डी ऑप्शन है, कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अब बालक को अनुशासन के जरिए नहीं पढ़ा सकते, आपको ऐसे विकल्प को नहीं टिक करना है जिसमें बालक को अनुशासित किया जाए, दंडित किया जाए, तुलना किया जाए, इन सब विकल्प को आपको नहीं चुनना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है दोस्तों? यहाँ पे कहने का तात्पर्य एक डॉक्टर है, मरीज के लिए कुछ दवाई लिखा है, उसके बाद वो कहता है कि उसको आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। तो इसमें आपको बताना है इन सब में पाया क्या जाता है। पहला जो ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया और बुखार। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, पहले आप तो यह बता दीजिए कि कौन सा इसको रोग हुआ है जिसमें यह सब खाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अनीमिया होगा। अनीमिया में जो कमी होती है दोस्तों उसमें गुड़ और आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है, कह रहे हैं निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, या फिर सी ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर, या फिर उबाल कर,
गूंद कर भून कर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा सेक कर, तल कर, भून कर। जो इसमें करें खाना पकाने का सही तरीका ढंग क्या है, सेक कर, तल कर, भून कर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या फिर राजस्थान में। तो इसमें दोस्तों हम जब आपको पेड़ वृक्ष के बारे में बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ऐसे पेड़ पाए कहाँ जाते हैं, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिसकी जड़ें दोस्तों करीब 30 गुना तक या फिर 300 फीट तक नीचे चली जाती हैं, क्योंकि इसकी पेड़ की लंबाई दोस्तों 10-12 फीट समथिंग होती है। यह पानी की तलाश में करीब 30, इसकी जो पेड़ की लंबाई होती है इसकी 30 गुना तक ज़मीन के नीचे जाती हैं पानी की खोज में। तो अब पाया कहाँ जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। पेड़ का क्या नाम है दोस्तों? रेगिस्तानी ओक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई दोस्तों 8,900 मीटर है। या फिर बी ऑप्शन है यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। या फिर सी ऑप्शन है ये तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी कितना 9,850 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है। तो दोस्तों ये सब आपके गलत ऑप्शन होंगे। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वह आपका सही होगा। दोस्तों यह नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई दोस्तों कहीं 8,900 आपका मिलेगा और कहीं पे मिलता है 8,800 से 48 मीटर। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में से कोई एक ही आएगा, अगर 8,800 से 48 आएगा तो भी आपका सही होगा। अगर आपका 8,900 आए उसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। इसमें आपको बताना है कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं दोस्तों। ये दो धातुओं का नाम आपको बताना है, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, या फिर एल्युमिनियम और टिन, या फिर तांबा और जस्ता। तो कांसा आपको बताना है कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें तांबा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। तांबा जो आपका कांसा जो आपका बनता है दोस्तों वह दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं दोस्तों बाज, कबूतर, तोता, या फिर चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, या फिर कौवा, चील, बुलबुल। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो चील, बाज, गिद्ध होते हैं दोस्तों वो हमारी सबकी तुलना में 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पहला ऑप्शन है पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का आकलन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र पर आरेख बनाना चाहिए दोस्तों। तो इसमें किस टॉपिक बता रहे हैं? पोषक पर आधारित प्रकरण से परिचित करा रही है दोस्तों। किस पे? पोषक से। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है दोस्तों। किसके लिए? चिड़ियाघर के लिए भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली जगह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य है, जब आप भ्रमण पे ले जाते हैं बालक को तो उसके किस पहलू पे वह उसको शिक्षार्थियों के लिए मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। बी ऑप्शन है कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन के परिस्थिति के साथ जोड़ना। जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर जीव जंतुओं के संरक्षण के कौशलों का विकास करना। जैसा कि दोस्तों इसका आप ऑप्शन ही पढ़ के समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें सही हो। क्योंकि दोस्तों
जो ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बालक के वास्तविक जीवन से जोड़ के आप पढ़ाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से सीख लेता है। जैसे कि अभी आप कोई कोई सब्जी के बारे में बता रहे हैं, आपका जो यहाँ पे आप बालक को बता रहे हैं, आप उससे सटा हुआ कोई खेत है, मान लीजिए आप आलू के बारे में बता रहे हैं, आलू आपके खेत में बगल लगी हुई है, आलू के बारे में आप पूरा अच्छे से मेहनत से समझा रहे हैं, बालक मन से नहीं सीख रहा है। लेकिन अगर बालक कुछ कहीं चलिए बगल खेत में है, खेत में हम आपको दिखाते हैं आलू कैसा होता है, कैसे कितने बड़े होते हैं, किस कलर में होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, सारी डिटेल आपको हम दिखाते हैं। जितने भी बालक रहेंगे बहुत एक्टिव के साथ आपके साथ जाएंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। जब वो देख लेंगे आप उनको लाइए क्लास में बैठे, फिर उनसे पूछिए आपने वहाँ पे कैसे कैसे देखा। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बालक खुद ही हर चीज़ बताएगा कि आलू का पेड़ हरा कलर होता है, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ऐसे लगाया जाता है, बीच में आलू ऐसे पड़ता है। तो मतलब हर चीज़ वो खुद से अवलोकन कर लेगा। उसमें जब आप भ्रमण के जरिए कोई चीज़ बालक को पढ़ाते हैं, बालक बहुत अच्छे से सीख लेता है। तो यही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। दोस्तों किसके विषय में लिखा है? अपने घर के विषय में लिखा है। पहला है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बाँस की खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए दोस्तों कहाँ पे? ऑप्शन पहला असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, फिर आंध्र प्रदेश में। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों असम में, क्योंकि अभी हम जब प्रैक्टिस आपका करा रहे थे इसके पहले, वहाँ पे भी आपको यह क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद जब हम आपको थ्योरी क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे भी हमने असम के बारे में बताए थे कि असम में घर ऐसे बनाए जाते हैं। अब चर्चा इस पर हो जाती है कि ऐसा घर बनाते क्यों असम में, वैसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये 10 से 12 फुट ऊपर नहीं बनाएंगे तो बारिश इतना होती है कि एक फ्लोर पूरा नीचे डूब जाता है। लेकिन जब ये बाँस पे ऊपर बनाते हैं तो पानी डूबता ज़रूर है, लेकिन ये ऊपर रहते हैं तो बच जाते हैं। ऊपर बनाने का यही एक मूल उद्देश्य है कि इनको जो है पानी से बचा जाए, बरसात से बचा जाए। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, असम। और एक चीज़ और आप नोट करिएगा, ये जो संख्या पूछता है दोस्तों 10 से 12 फुट और 3 से 3.5 मीटर, एग्जैक्ट यही नंबर भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कह दे कि 11 से 13 फुट, ऐसा नहीं आएगा। जब भी आता है दोस्तों 10 से 12 ही फुट आएगा। क्योंकि दोस्तों आता क्यों है ऐसा? क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, तो यही उठाता है 10 से 12 या फिर 3 से 3.5 मीटर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करेंगे निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दोस्तों किसका दोस्तों रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन को देखते हैं हम सब। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। बी ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हों वाले आरेख बनाना, या फिर सी ऑप्शन है जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना, या फिर डी ऑप्शन है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन है उल्लू, बी ऑप्शन है कौवा, सी ऑप्शन है कोयल, डी ऑप्शन है मैना। दोस्तों तो इसमें दोस्तों आपको आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उल्लू। उल्लू दोस्तों वह अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यह दोस्तों करीब 3 से 70 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है अपनी गर्दन। कौन? उल्लू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि ब्रेल लीफ में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लीफ आधारित होती है दोस्तों। कितने बिंदुओं पर होती है उसको आपको बताना है। 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, फिर 4 बिंदुओं पर। जो दोस्तों ब्रेल लीफ है, यह ब्रेल लीफ होती है दोस्तों जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, नेत्रविहीन लोगों के लिए यह लीफ होती है। इसके जो आविष्कार हुआ था 1821 में हुआ था, और एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे लुइस ब्रेल, इन्होंने इसका प्रयोग इसको दिया था। इन्होंने इस पे दोस्तों टोटल 6, जो इसमें राइट आंसर होगा 6 बिंदुओं पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1821 में। किस लिए यह ब्रेल लीफ किसके लिए होता है दोस्तों? यह दृष्टिबाधितों के लिए होता है। यह एक फ्रांसीसी लेखक थे जो खुद भी नेत्रविहीन थे, उन्होंने इसका
प्रयोग किया था, इसका सिद्धांत दिया था, इसको समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका, यहाँ पे किस बात कर रहे हैं दोस्तों, टैपियोका और नारियल को लोगों अपने घर के आंगन में उगाते हैं, उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन है पहला असम, गोवा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर होगा केरल। केरल में दोस्तों टैपियोका तो वहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन है और वहाँ के लोग नारियल को भी दोस्तों बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न सबसे प्रभावी तरीका है दोस्तों। किसमें, कक्षा 5 में। किस तरीके से बालक की जिज्ञासा को आप जागृत कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, या फिर अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, या फिर सी ऑप्शन है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, या फिर डी ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गहन जांचपरक कल्पनापरक प्रश्न पूछना दोस्तों जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करें हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहते हैं कि परिवार संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सब बेहतर सुझाव हो सकता है। ऑप्शन है पहला कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, या फिर सी ऑप्शन है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, या फिर डी ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन वह आपको चुनना है जो पर्यावरण से संबंधित हो। तो आप ऐसे सभी कह सकते हैं हम कार स्कूटर नहीं रखें तब भी तो आप पर्यावरण बचेगा, लेकिन आपको ऐसे विकल्प को चुनना है दोस्तों जो संभव हो। ऐसा नहीं जो चीज़ संभव नहीं हो उसको आप चॉइस कर लें। जैसे घर के अक्सर अब आपके घर के बाहर ही नहीं जाएंगे तो संभव नहीं है दोस्तों, फिर आप ऐसे विकल्प को नहीं चॉइस कर सकते जो संभव ना हो। अब कह रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की अब हर समय आप जांच कराते रहेंगे अपने वाहन के, नहीं करा सकते तो ऑप्शन डी आप कर सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, जहाँ पे आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन उपलब्ध है दोस्तों, जैसे वहाँ पे आप उसी साधन से जाइए। अपनी बाइक अपनी 4 व्हीलर न ले जाएंगे तो उससे दोस्तों पर्यावरण बचेगा और ये संभव है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करे। तो ऑप्शन पहला प्रश्न लिखना, दूसरा ऑप्शन है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा ऑप्शन है ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? पहला है 2 4 1 3, बी ऑप्शन है 4 1 2 3, सी ऑप्शन है 1 2 4 3, या फिर डी ऑप्शन है 4 2 1 3। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही क्रम यही होगा। रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उसके बाद दोस्तों प्रश्न पत्र का संपादन करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसके बारे में? हाथियों के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है कह रहे 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, या फिर बी ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकती है, या फिर सी ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग दोस्तों 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऑप्शन है इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो उद्देश्य है उसको आपको बताना है। अगर हमारे यहाँ 1 महीने तक बिजली ना आए तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसे अगर प्रश्न आ रहे हैं तो इसे प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, बी ऑप्शन है
शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंता परक से कौशलों का विकास करना, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को समान जानकारी का आकलन करना, डी ऑप्शन है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षार्थियों को कल्पना परक चिंतन परक कौशलों का विकास करना। दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बालक सोचेगा ना, अगर 1 महीने में बिजली नहीं आई तो क्या क्या समस्या हो गई, मोबाइल नहीं चार्ज होगा, टीवी नहीं चलेगा, पानी नहीं भरा जाएगा, तो फिर वो सोचेगा, खुद से सोचने का प्रयास करेगा और तब आंसर देगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उसके कल्पना चिंतन का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य जो बिहार के लोग हैं मधुमक्खी पालन किस महीने में करते हैं या फिर कौन सा सही समय होता है उसको आपको बताना है। अप्रैल से जून, या फिर जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जनवरी से मार्च, जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर में जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि होती है वह आपका अक्टूबर से दिसंबर महीने में होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना है दोस्तों, 26 से 49 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति किलोमीटर घंटा निकले। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आप वो निकाल दीजिए कितना घंटा उसको लगा आने में, कितना घंटा उसको लगा था पहुंचने में। जब आपको यह पता हो जाएगा आप इसमें इससे उससे भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगा प्रति घंटे चाल की रफ्तार पता हो जाएगी। पहले आप इन दोनों को इसको और किस डेट में चली दोस्तों, 16 से चली थी, 18 को पहुंची थी, इसका आप घंटा निकाल लीजिए कितने घंटे में पहुंच रही है वो। जब आप इसको निकाल लेंगे तो आप इसमें भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 56। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। पहला जो कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जो तीसरा ऑप्शन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा जो ऑप्शन है, करें यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें खेजड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। और खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक इन दोनों को आप अलग करिए, समझते रहिए, क्योंकि रेगिस्तानी ओक में और खेजड़ी के वृक्ष में बहुत कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। रेगिस्तानी ओक है, खेजड़ी है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2 और 3, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही, लेकिन 4 गलत है। 4 किसकी विशेषता है दोस्तों, 4 आपका रेगिस्तानी ओक की विशेषता है, खेजड़ी की विशेषता नहीं है कि उसके तन में जल संचित होता है, उसको लोग पाइप डाल के पीते हैं। तो वो यह दोस्तों किसकी विशेषता है, यह विशेषता आपकी है रेगिस्तानी ओक के। बाकी यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाया जाता है जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है। इसमें इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है दोस्तों। यह छायादार वृक्ष के बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए EVS को, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी सीटेट के लिए सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।